करा करके फिर जब फुर्सत होता है तो ये हो गया। तो लेकिन क्लास कैंसिल नहीं किया हमने। ब्रजेश जी कल जानते हैं सब बात, फ़ोन किए थे कि सर क्या करना है, बोले क्लास लेंगे हम, क्लास लगा के रखिए। ये काफ़ी थे, किसी दोस्त को रख देते। पढ़ाई के दिक्कत ये है ना कि पढ़ाई के महत्व आप लोग समझते ही नहीं है, आप में से कोई भी नहीं। इट्स नॉट आपको केवल कह रहे हैं हम, कोई भी पढ़ाई का महत्व आप लोग पढ़ाई को सेकेंडरी मानते हैं, अब बाकी काम को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं कि पहले वो सब काम कर लेते हैं और उसके बाद टाइम मिलेगा ना तो पढ़ लेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि पहले पढ़ लेते हैं, अब बाकी टाइम मिलेगा तो दूसरा काम कर लेंगे। प्रायोरिटी में ये होना चाहिए। अब बहुत सीधे सी बात है कि जब आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा, आप अपने काम को पहली प्राथमिकता नहीं दीजिएगा, तो काम आपको प्राथमिकता नहीं देगा। ये सब इमोशनल सिचुएशंस होता है। हम भी वहाँ पे कल रात भर थे और सीधे वहाँ से हम आए थे आप लोगों को क्लास लेने के लिए। हॉस्पिटल से सीधे पहुँचे 9-10 बजे के आसपास में क्लास के लिए। मन कर रहा था कि रिलैक्स कर ले, जाके थोड़ा सो ले या घर पे फ्रेश हो ले, लेकिन क्लास लेने के बाद तो ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप अपने काम को महत्व दीजिएगा ना, तो जीवन में काम आपको हमेशा महत्व देगा। और अगर आप काम को महत्व नहीं दीजिएगा और अगर काम आपको महत्व देना बंद कर दिया तो फिर कोई आपको नहीं पूछेगा। इसलिए काम को महत्व, समझ, अगर पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं, अब 4-5 क्लास तो आपका निकल गया, 6 क्लास निकल गया ना। इसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, महान्यायवादी पढ़ लिया, संसद का मतलब स्थापना, लोकसभा, राज्यसभा सब पढ़ लिया। दिक्कत यह है कि आप लोगों को लगता है यार छूट गया तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बता रहा हूँ लगता क्या है, लगता है छूट गया तो छूट गया, इससे क्या ही हो जाएगा, ऐसा लगता है। अगर नहीं लगता है तो क्या आप आने के साथ अपने किसी मित्र से पूछा कि अभी तक क्या क्या पढ़ाई हो गई है, अभी क्या क्या छूट गया मेरा? पूछा किसी से? हाँ, किससे पूछे हैं? हम्म हम्म अब माता पिता कहाँ थे? माता पिता कहाँ थे? पहले बात देखिए, ये सब जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बात इमोशनल बात है ना, कि अगर कोई नहीं था, सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए ना, सुन लीजिए मेरा बात। इमोशनल बात जो होता है ना, वो लगता है यार बड़ा अच्छा बात है, बड़ा ह्यूमैनिटी दिखाया हमने, बड़ा अच्छा काम किया है ना, हमने इमोशन के साथ काम किया। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इमोशनवा एक दिन ले लेगा। आज जिनके लिए आप करके आए हैं ना, कल के डेट में आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो वही लोग कहेंगे कि पटना में खाली घूमता था, पढ़ता नहीं था। वही लोग जिनके लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि किया हुआ कोई याद नहीं रखता, यही इस दुनिया का सत्य है। किसी को आप कितना भी कर दीजिए, कोई याद नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। आप 99 को काम किसी का कीजिएगा और 100वां काम में कह दीजिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका 99 वो किया हुआ खत्म। अब सिर्फ वो 100वां याद रहेगा कि वो आपने नहीं किया था। तो जब दुनिया इस हिसाब से चल रही है, तो आपको अपने हिसाब से चलने में क्या दिक्कत है? तो कुछ कीजिए। 2 घंटा तो लगता है क्लास करने में, 24 घंटा का क्लास थोड़ी ना है कि 24 घंटा आप ये है। उनके माता पिता इतने मूर्ख हैं, तो रहिए आप हॉस्पिटल में, हम अपना क्लास करके आते हैं, फिर हम रहेंगे। 9 बजे हम जा रहे हैं क्लास करने, 12 बजे हम आ जाएंगे, अब 12 बजे से हम रहेंगे। फिर खाली 3 घंटा आप ड्यूटी दीजिए, बाकी हम अपना काम करेंगे। एक खाली इसी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्लास के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका कोई भी काम हो जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है,
उस काम के साथ अगर आप इंटेलिजेंस से नहीं चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और आप कहीं किसी के पास उपस्थित मत होइए, सीधे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, लो भाई काम करो अपना। जीवन भर आदमी आपका नाम लेगा, जीवन भर के हमको समय में पैसा दिया था। आप 10 दिन जाके काम किए हैं, कोई याद नहीं रखेगा। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप उपस्थित हो या ना हो जगह पर, आपका पैसा उपस्थित हो जाए। वो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आप रहे या ना रहे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। काम को नहीं दीजिएगा, क्लास को नहीं दीजिएगा। क्लास तो यहाँ रहता है, लगता है कि यार हॉलीडे है, छुट्टी मनाने चलते हैं कभी, है ना। बहुत से लोग अनुपस्थित रहता है, 2 दिन क्लास आएगा, उसके बाद 5 दिन छुट्टी में रहेगा। बहुत से लोग हैं आप में से, इनको कहूं मैं, या तो क्लास करे या तो नहीं करे। माता पिता को भी तो उम्मीद होगा ना कि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा कीजिएगा। क्लास केवल पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है, क्लास रेगुलेटरी के लिए जरूरी है। रेगुलेटरी आपके अंदर में रहना चाहिए, आपके अंदर रेगुलेशन आना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। और वो अगर नहीं है तो दिक्कत है। इमरजेंसी सिचुएशन में कभी अगर कोई हो जाए, बहुत सीरियस कोई मतलब होगा, आपका व्यक्तिगत तौर पे आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, आप एकदम मतलब समझिए कि चलने की स्थिति में नहीं है, तब तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक चल सकते हैं, जब तक बैठ सकते हैं, जब तक बोल सकते हैं, तब तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ने का काम कुदाल चलाने का काम है नहीं। अगर बीमार भी हैं तो लेट करके बुक तो खोल के देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, आपको लगता होगा यार क्या बात है ये, तो अलग बात है, बाद में जाके समझ में आएगा, है ना, कि जिस चीज को आप मिस करते हैं या जिस चीज को आप छोड़ते हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। आइए आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। आइए एक और महानुभाव आ गए। की हो कहाँ रहो, आने में लेट हो गया, दिमाग में बैठा हुआ सर तो अबे करेंगे 10-15 मिनट लेट, तो हम तो 10 मिनट लेटे चलते हैं, है कि नहीं। ये तो बैठा रहता है, ये होता है दिमाग में कि 10 मिनट 15 मिनट लेट तक क्लास स्टार्ट होबे करेगा, तो हम उसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चलते हैं, IST 82.5 डिग्री से, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आर्टिकल 85। संसद के सत्रावसान, संसद के सत्रावसान और विघटन, संसद के सत्रावसान और विघटन लेंगे। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कुछ ही स्टेशन कहां से आएगा भाई इसमें, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सत्र, ठीक है। एंड संसद के सत्र एंड एबोलिशन ऑफ सेशंस, एबोलिशन ऑफ सेशन एंड डिसॉल्व द सेशन, ठीक है, या डिसॉल्व द लोकसभा।
अब देखिए 3 वर्ड हैं, एक है संसद का सत्र, दूसरा है सत्रावसान, और तीसरा है विघटन। ठीक है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो आप देखिएगा कि संसद का सत्र है ना, सत्रावसान और विघटन, इन तीनों ही चीज की घोषणा राष्ट्रपति करता है। लिख लेंगे, किसकी घोषणा? राष्ट्रपति करता है। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों चीज का घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के सत्र का, सत्रावसान का और विघटन का। क्लियर है? तो तीनों का घोषणा करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि 8 पावर सब है, यही सब पावर अब बटल रहता है ना। जब लेजिस्लेटिव पावर पढ़िएगा तो यह सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा है कि सब आगे सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संसद सत्र के अवसान की घोषणा कौन करेगा? अवसान मतलब होता है मृत्यु, है ना, एबोलिशन, खत्म हो जाना। ठीक है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को विघटित करना होगा तो भी राष्ट्रपति करेगा। तो ये तीनों काम राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, तो संसद के सत्र की अगर बात करें तो संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, है ना, 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बजट सत्र, लिख लेंगे, बजट सेशन। इसके बाद मानसून सत्र, और फिर होता है शीतकालीन सत्र। अभी शीतकालीन सत्र चल भी रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो बजट सत्र जो होता है वो सबसे लंबा सत्र होता है, सबसे बड़ा सत्र, है ना। ये फरवरी से स्टार्ट होता है और ये अप्रैल लास्ट तक या कभी कभी मई फर्स्ट वीक तक भी चला जाता है। ठीक है, बजट सत्र फरवरी से अप्रैल तक, या यूं कहें कि मई के फर्स्ट वीक तक भी चलता है। तो सबसे बड़ा सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र आता है जुलाई से अगस्त। ठीक है, बरसात का मौसम रहता है ना, मानसून पूरा ये रहता है, तो उसे कहते हैं मानसून सत्र। ठीक है, नेक्स्ट फिर है शीतकालीन सत्र। ये जनरली आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। सबसे बड़ा बजट सत्र, ध्यान रहे, मतलब सबसे लंबे दिन तक चलता है बजट सत्र है, और सबसे कम दिन तक जो चलता है वो है शीतकालीन सत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सेशन के बीच में
6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि साल में अनिवार्य रूप से कम 2 सेशन तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर 6 महीने का गैप डाल दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कम से कम 2 तो होना चाहिए, क्योंकि 12 महीने का साल होता है। 6 महीने का गैप डाल दिया तो मतलब 2 सेशन तो किसी भी स्थिति में कंपलसरी है कि हो। लेकिन हमारे संसदीय परंपरा में 3 सेशन बुलाए जाते हैं, 3 सेशन हमारे यहाँ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो 3 सेशन होते हैं वो क्या है और किस प्रकार से हैं। तो नवंबर से दिसंबर, जुलाई से अगस्त और फरवरी से अप्रैल ये होता है। तो 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। लिख लेंगे कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बजट, सत्रावसान और विघटन, तो सत्र समझ गए है ना कि 3 सेशन है। ठीक है, और मतलब 3 होते हैं लेकिन 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और ये बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब संसद के सत्र को आहूत किया जाता है ना। तो संसद का सत्र, बजट सत्र किस दिन से स्टार्ट होगा और किस दिन खत्म होगा उसको कहते हैं सत्रावसान। एक होता है सत्र आहूत यानी कि सत्र को बुलाना, एक होता है सत्रावसान। वसान को आप हिंदी समझिएगा तो इसका होता है मृत्यु, है ना। शुद्ध हिंदी में कोई आदमी कहता है ना कि इस व्यक्ति का देहावसान हो गया, तो देहावसान हो गया मतलब कि उसके शरीर का नाश हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वही शब्द वहां से इसमें शामिल है, सत्रावसान। तो अ इसमें छुपा हुआ है, साइलेंट है, सत्रावसान हो जाता है। तो मतलब कि सत्र का डेथ हो गया। तो सत्र कब आएगा और सत्र कब खत्म हो जाएगा इसके बारे में राष्ट्रपति घोषणा करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसके बाद होता है विघटन, डिसॉल्व। तो विघटन भी केवल लोकसभा का होगा। राज्यसभा में आपने देखा है कि विघटन केवल लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का तो होगा नहीं। तो विघटन जो होगा वो किसका होगा? लोकसभा का। लोकसभा विघटित हो जाएगा। अब लोकसभा जब विघटित हो जाएगा तो आप देखिएगा कि 2 स्थिति में विघटित होगा। एक तो कार्यकाल समाप्त हो जाए, एंड ऑफ टेन्योर। जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगा। और कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है अभी, और जो सरकार चल रही है उस सरकार के पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति कहेगा कि मेजोरिटी प्रूव कीजिए। अगर मेजोरिटी प्रूव हुआ तो भंग नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी प्रूव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर देगा, मतलब डिक्लेयर कर देगा। तो एक तो यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री स्वयं सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को। अब ऐसे चुनाव होने वाला है, मई में चुनाव होगा, तो प्रधानमंत्री अभी कह दे कि ऐसा करिए, हम चाहते हैं कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति भंग कर देंगे। और एक स्थिति ये होगी कि बीच में ही बहुमत खत्म हो जाए तो राष्ट्रपति बिना किसी से पूछे ही अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब विघटन हो जाएगा तो इसके बाद एक ही विकल्प बचता है, चुनाव। अब सीधे चुनाव में जाना पड़ेगा,
फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, नए सांसद चुन के आएंगे और उसके बाद फिर से सरकार का फॉर्मेशन होगा। तो संसद का सत्र, संसद का सत्रावसान और इसका विघटन, तो विघटन केवल लोकसभा का होता है। तो ये तीनों काम जो है वो राष्ट्रपति के आदेश मात्र से होता है। ठीक है, और ध्यान रहे कि राष्ट्रपति संसद में प्रत्येक वर्ष आता है बजट सेशन के दिन, वो भी प्रथम दिन, बजट सेशन के फर्स्ट डे आता है राष्ट्रपति। तो प्रत्येक साल राष्ट्रपति पहले सेशन के पहले दिन में आकर के संसद को इंट्रोड्यूस करता है, संसद को संबोधित करता है, वह चला जाता है। उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर राष्ट्रपति एक साल में 2 बार आता है, और वो होता है चुनावी वर्ष, जैसे कि 2024 में फरवरी में बजट आएगा। तो जब फरवरी में बजट आएगा तो राष्ट्रपति बजट के समय आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके ही आदेश से वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति चले जाएंगे। फिर राष्ट्रपति आएंगे संसद में 2024 में, कब? चुनाव के बाद, जब सरकार बननी होगी तब। तो पहली सरकार जब बन के आएगी तो उसके बाद उसके पहले दिन उसको संबोधित करने के लिए आएंगे राष्ट्रपति। तो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के बजट सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। क्लियर है? और दूसरी स्थिति यह है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, तो जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष 2 बार आता है। तो चुनाव के वर्ष में जब चुनाव होकर पार्टी आती है, तो जो पार्टी जीत के आती है तो सारे लोग जब सदन में बैठते हैं तो आके उनको इंट्रोड्यूस करके चला जाता है। राष्ट्रपति के भाषण के तुरंत बाद सरकार बनती है। उस राष्ट्रपति जब भाषण देता है तो उसके तुरंत बाद एक प्रस्ताव आता है, उसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियल मोशन। राष्ट्रपति भाषण देके उतरते हैं और विश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है। उस समय संसद के सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव पर वोट करना होता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो उसी समय सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार नहीं चलेगी एक दिन भी। इसलिए किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भाषण के बाद विश्वास प्रस्ताव को पास करा ले, कॉन्फिडेंशियल मोशन को पास करा ले। क्योंकि यदि कॉन्फिडेंशियल मोशन पास नहीं हुआ तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आर्टिकल 86। चलिए, तो राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण, वही जो अभी मैं बोल रहा था आपको, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का सदनों का को अभिभाषण। प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है? अब देखिए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को, है ना, क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है? और अपना सरकार की नीतियों को बताता है। तो जो अभिभाषण करेगा, तो ये भी हमने कहा कि प्रत्येक वर्ष पहले सत्र को,
पहले सत्र के पहले दिन, तो पहला सत्र का पहला दिन माने कि बजट सत्र है ना। तो बजट सत्र में राष्ट्रपति अपना भाषण देता है, भाषण देने के बाद वो वित्त मंत्री को कहता है कि आप बजट पेश कर दीजिए, है ना। वित्त मंत्री अपना बजट पेश करते हैं। तो आप देखिएगा कि अभिभाषण जो है इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस, है ना। इंट्रोड्यूस करते हैं। तो राष्ट्रपति जो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जनरली राष्ट्रपति का इंट्रोड्यूस जो होता है वो क्या करते हैं कि सेंट्रल हॉल में बुला लेते हैं सबको, केंद्रीय सभा जो संयुक्त सदन जहां पे होता है उस पे सेंट्रल हॉल में बुला करके वहां पर स्पीच दे देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों लोग सुन लेते हैं। सरकार के लिए आसानी क्या होता है कि सेंट्रल हॉल में जब स्पीच होता है ना, तो विश्वास मत को पास करना आसान रहता है, क्योंकि दोनों सदन बैठेगा साथ में। तो दोनों सदन जो साथ में बैठेगा तो लोकसभा में नंबर ऐसे ही ज्यादा रहता है, तो लोकसभा को बहुमत हो जाएगा, एक आध दो सपोर्ट तो राज्यसभा से मिलेगा ही, विश्वास मत पारित हो जाएगा। इसलिए जनरली राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कंबाइंड हाउस में होता है, क्योंकि उसके बाद विश्वास मत पास कराना होता है। तो 86 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है। ठीक है, ये संबोधित करता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, है ना। ये प्रत्येक वर्ष करता है प्रथम सत्र को पहले दिन, है ना। एवरी ईयर फर्स्ट सेशन फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंट फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये इसको करते हैं। इसके साथ एक चीज और है, संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि राष्ट्रपति सदनों को संदेश भेज सकता है। और जैसे मान लीजिए कि सरकार को किसी विषय पर कंबाइंड सेशन बुलाना है, तो सदन को तो नॉलेज नहीं इस बात का, तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा, है ना। प्रधानमंत्री क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। और प्रधानमंत्री जब रिकमेंड करेगा तो उसमें वो क्या कहेगा कि हमको चाहिए संयुक्त सत्र, है ना, कंबाइंड सेशन हमको चाहिए, आप हमको कंबाइंड सेशन ला करके दीजिए। तो जब कंबाइंड सेशन के लिए बुलाएगा तो किसको इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो अपना कहेगा कि भाई आप कंबाइंड सेशन बुलाइए, तो संदेश भेज रहा है ना। तो यहीं से उसको यह अधिकार है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को अभिभाषित तो करेगा ही, उसके साथ ही क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भी भेजेगा। ठीक है, सूचना भी भेज देगा दोनों को। क्लियर है, दिक्कत? चलिए नहीं, उस समय केवल वही, तो सरकार बजट लेके आई है, तो पहले बजट पेश होगा, उसके बाद सरकार की नीतियों पे चीजें शुरू होंगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 87। अब देखिए, 86 और 87 में अंतर है, लेकिन दोनों देखने से समान लगेगा। जो 86 है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सदनों को अभिभाषित करेगा, यानी कि प्रथम दिन वाला। और 87 जो है ये कहता है कि प्रत्येक चुनाव के पश्चात, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 बार करेगा, तो प्रत्येक चुनाव के पश्चात जो करता है वो 87 के तहत करता है। अब प्रत्येक वर्ष जो करता है वो 86 के तहत करता है। ठीक है, लिख लेंगे 87 में
राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र के आरंभ में, पहले सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को, पहले सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा और कारण बताएगा, संबोधित करेगा और कारण बताएगा। एवरी लोकसभा जनरल इलेक्शन, एवरी लोकसभा जनरल इलेक्शन, प्रेसिडेंट presidents came in parliament and held a combined session, came in parliament and held a combined session, held a combined session and introduced the parliament, introduced the parliament and also say the region। ठीक है, मतलब क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव, प्रत्येक चुनाव में के बाद जो लोकसभा होता है उसके चुनाव के बाद क्या करता है, संयुक्त सत्र का आह्वान करता है, कंबाइंड सेशन को बुलाता है और उस कंबाइंड सेशन को संबोधित करता है, उसके कारण बताता है ना। तो संबोधन करने के बाद कारण क्या बताता है, बेसिकली वो बताता है कि नए नए सदस्य चुन के आए हैं तो सबकी जिम्मेवारी है कि जो संसदीय मर्यादा है, जो पार्लियामेंट्री डिग्निटी है, उस पार्लियामेंट्री डिग्निटी को आप मेंटेन करके रखें। अभी जो विवाद देश में चल रहा है 141 सांसदों का निलंबन का मामला और साथ में राज्यसभा के सभापति महोदय का मिमिक्री, इसलिए लगता है कि सही में राहुल गांधी का बचपना अभी तक गया नहीं। मतलब सब करते करते वो ऐसा कांड कर देते हैं। अच्छा जा रहे थे राहुल, पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा जा रहे थे, एक सशक्त विपक्ष के तौर पे लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को जानना, अच्छा काम कर रहे थे और एक कनेक्टिविटी भी मिल रही थी। लेकिन अपने 2-3 साल के मेहनत पे 2-3 सेकंड के उनके काम ने पानी फेर दिया। एक आदमी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मिमिक्री कर रहा है, जो कि उपराष्ट्रपति है देश का, संवैधानिक पद है। विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में विरोध करना तो अधिकार है, विरोध कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति का मिमिक्री करना कि वैसे बात करता है, वैसे बात करता है, और वो जब बाद में बात कर रहा है तो आप तो ये बड़प्पन इसमें होता कि आप उसको समझाते कि भाई ये काम मत कीजिए, है ना, आप इसको गलत है। अगर आपको अगर उनसे कोई व्यक्तिगत तौर पे समस्या है तो आप उनसे बात करिएगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का मिमिक्री करना ठीक बात नहीं है। ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। संविधान में कहीं लिखा नहीं है, बहुत सारी बातें जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन वो संवैधानिक नैतिकता के मापदंड पर खड़ा उतरना चाहिए। अब कहाँ किसी को कानून में लिखा हुआ है कि हमको और आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए? कौन सा आईपीसी का सेक्शन ये बात कहता है, या सीआरपीसी कहता है? क्या नहीं कहता है। लेकिन तो नैतिकता है, सोशल इथिक्स है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, ऐसा बिहेवियर करें कि लोगों को हमारे साथ असहजता ना हो। कोई कानून नहीं इसके लिए, लेकिन ये हमारा नैतिकता है।
तो संविधान बहुत सारी चीजों को नैतिकता पर छोड़ता है कि भाई आपका नैतिक आचरण ऐसा होना चाहिए। तो वो सामने वाला आदमी एक्टिंग कर रहा है, और ये महोदय इतने बड़े पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मतलब है ना जी, कांग्रेस तो उनको मानती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यही है। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इस तरह का आचरण करेगा, वीडियो बनाएगा, शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। पर इससे क्या हुआ, अब इससे उनका पूरा जो 2-3 साल का जो मेहनत था ना, वो खराब हो गया, क्योंकि लोगों को लग गया कि राहुल जी के अंदर अभी भी परिपक्वता नहीं आई है, जो मैच्योरिटी आनी चाहिए है ना, वो आई नहीं है। ये सब क्या है, ये सब आम आदमी करता है, सड़क पर चलने वाला लफंगा सब करता है तो समझ में आता है। लफंगवा सब ये सब करता है तो क्या कहता है, बड़ा कूल है। नहीं, इस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है जी, कूल। उसको कूल कहते हैं जी, कूल है वो है। लाइको मिलता है तो लाइको देने वाला उस समय है ना, लाइक देने वाला आपको। अब वाक हमसे पूछा कि सर फटा कपड़ा पहनने में कोई बुराई है? हम बोले कोई बुराई नहीं है, ये तो भाई हम लोग अपने अधिकारों के युग में जी रहे हैं पहनने क्या दिक्कत है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिसका कपड़ा फटा उसका दिमाग भी फटा, कि फिर वो दिमाग से नहीं सोचेगा, फिर वो घुटना से सोचेगा। घुटना सोचेगा तो फिर समझिए कि क्या सोचेगा वो, है ना। और सब कहते हैं कि सर सेलिब्रिटी सब कौन बढ़िया है जी, वो कौन सा बढ़िया हम लोग को बात सिखा देता है। सबके वजह से तो दुनिया और समाज हम लोग का और खराब हो रहा है। मेरा मशवरा तो बैन कर दे पगला सबके। हम लोग आखिर सीखते कहां से हैं जी, वहीं से तो सीखते हैं। जितना अनर्गल चीज है, जितना गलत चीज है, वो सब हम लोग उसी सबसे सीखते हैं। रामायण नहीं चलता है टीवी पर रोज, वेब सीरीज में रामायण का कैंडिडेट नहीं आएगा। आजकल रामायण बनाता है सब तो उसने नहीं बना देता है। एक रामायण बनाने का ट्राई किया ना, कैसा रामायण बना दिया बताइए। प्रभु श्री राम को भी बदनाम कर दिया, हनुमान जी को बदनाम कर दिया। हनुमान जी गाली निकाल रहे हैं यार, हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने है। जिनको हम कहते हैं क्या, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो आदमी सबसे ऊपर आता है, उस आदमी के मुंह से मूवी में गाली निकलवा दिया। कहता है कि कहा था ऐसा हनुमान जी ने। अरे पगला, कौन ग्रंथ में कहा था है? तो कहने का मतलब ये है कि इन लोग के वजह से ये जरूर बात है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, बहुत लोग रोजगार में हैं। इसमें ये नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, इससे बहुत से लोग को रोजगार मिल रहा है। लेकिन रोजगार देने के साथ साथ, अर्थव्यवस्था के ध्यान में रखने के साथ साथ, भारत के संस्कार और भारत के संस्कृति को भी ध्यान में रखना हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। अभी तक सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसर में नहीं लाया। ये कितना गलत बात है। छोटा बच्चा ओटीटी पर चल जाता है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी हो रहा है। स्कूली बच्चा कल 7-8 साल, मतलब 7-8 नहीं, 15 साल, 14-15 साल का एक लड़का होगा, है ना, उसको लिटरली मैंने देखा सिगरेट पीते हुए। सिगरेट पी रहा है पूरा एकदम मजे से, एकदम धुआं उड़ा रहा है। देख लिया हमको, साइड हो गया। मेरा से परिचय था, अब सोच लेगा तो गए धर के लाए उसको। बोले तुम इतना साइड काहे हो गया जी? बोले कि सर, बोले कि साइड हो गए ऐसे ही भैया। हमने ऐसे ही साइड हो गए। हाथ दिखाओ, तो हाथ में पकड़ा गया और फेंकियो नहीं रहा कि पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब मुंह बंद कर रहा है लेकिन धुआं निकल रहा है। आप सोचिए, मतलब 8 क्लास का बच्चा है, अभी 8 का उसका एग्जाम होने वाला है। हम बोले चल थोड़ा पिताजी का हम बोलते हैं, लगा पैर पड़ने कि ना अब आज से नहीं, आज से नहीं। यानी कि पहला गलती अगर थोड़ा इग्नोर कर देंगे, हम तो पता नहीं कि तुम्हारा कितना वाला अटेम्प्ट है, कौआ अटेम्प्ट है तुम्हारा जी। तो बोला पहला फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम पकड़ा गए हैं। बोले पकड़ा, झूठ बोल रहा है तुम, फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं है तुम्हारा,
है ना। आज जिस तरीका से तुम पी रहा था, इससे एकदम लग रहा था कि तुम्हारा कम से कम 9वां 10वां अटेम्प्ट होगा, कम से कम। तो कह रहा है कि ना ना, पहले अटेम्प्ट था, पहले प्रयास था। चल पहले प्रयास तो ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इग्नोर कर दिया तो ही कर लेगा। फिर हम उसके माता पिता के पास ले गए उसको, बोले कि थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं रखिएगा तो अभी सिगरेट पी रहा है, कुछ दिन के बाद कुछ और पीना शुरू करेगा। अभी और सोचिए, अभी क्लास 8 में अगर ये सिगरेट पी रहा है, तो जिस दिन ये ग्रेजुएशन तक जाएगा उस दिन किस लेवल पर जाएगा। अब जो 20 वर्ष में यूपीएससी क्वालिफाई करेगा तो जिला कलेक्टर, तो 60 वर्ष में तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनिए ना जाएगा। तो 8वां क्लास में अगर सिगरेट पीना सीख गया तो ग्रेजुएशन में जाते जाते वो चरस वरस सब मारेगा, उसको कोई नहीं है, नॉर्मल मिलता है। क्या जी, ट्रैफिक में 1 घंटा फसल थे हैं, आके नींद नहीं खुला था। कहां से आते हो? मुसल्लमपुर से भोर के सुबह के ट्रैफिक नहीं रहता है। अच्छा चलिए, क्या लिखे हैं? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करता है? प्रत्येक चुनाव के पश्चात संबोधित करता है। तो चुनाव के पश्चात संबोधित करेगा, आर्टिकल 87 जी। हम्म, 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 हम्म। चुनाव के बाद क्या लिखा है आपने पूरा लाइन? हम्म। तो चुनाव के पश्चात जो सत्र होगा वही ना पहला हो जाएगा, कोई भी हो। जनरली मानसून सत्र होता है, अब इसे मई में चुनाव होगा, जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो सर पहला सेशन आएगा, मानसून सत्र आएगा, और उस मानसून सत्र में बजट भी आएगा, उस मानसून में बजट भी आएगा। क्योंकि आप देखिएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको, बजट 2 तरह का होता है, एक अंतरिम बजट और एक वार्षिक बजट। तो इस बार जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष दो बजट आता है, एक आता है अंतरिम अस्थायी तौर पे, और एक आता है फाइनल। तो अंतरिम जो आएगा वो फरवरी में आ जाएगा, 2-3 महीना के लिए आएगा, और उसके बाद फिर जब सरकार, जो भी सरकार आएगी, उसके बाद फिर जून में जब मानसून सत्र में ही आएगा बजट, तो उसको बजट सत्र नहीं कहेंगे, सत्र वो मानसून ही है, लेकिन मानसून सत्र में बजट पास कराया जाएगा। जिस वर्ष चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो भी सत्र आएगा वो राष्ट्रपति के लिए पहला सत्र है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, लोकसभा खत्म हो गई, यानी कि अब तो मर गया ना, काम खत्म। अब नया लोग आया है, नया लोग जीत करके आए हैं, तो अब नया हो गया, तो नया के सामने पहला सेशन जो भी आएगा वो फर्स्ट सेशन है उसके लिए। क्लियर है? हाँ? कोई प्रक्रिया नहीं, राष्ट्रपति स्वयं चुनाव के बाद अपना स्वयं प्रक्रिया करता है। राष्ट्रपति खुद ही एक प्रोटेम स्पीकर बना देता है। क्या? हाँ, क्योंकि मालिक वही है उस समय, जब चुनाव नहीं हुआ है तो मालिक वही है। हाँ, यहाँ से जिनकी सरकार बनेगी ये लोग जा करके अपना लेटर देंगे कि हमारे पास बहुमत है, मेजोरिटी है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मेजोरिटी चुन के आ गई है, उनको शपथ करा देगा। शपथ कराने के बाद फिर पहुंचेगा वो सदन में, अंदर में एक दिन इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस करके फिर अपना रायसीना की पहाड़ी पर जाकर के आराम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट 88। लिखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों का बैठने का अधिकार, सिटिंग राइट ऑफ मिनिस्टर, सिटिंग राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स in both houses of the parliament, sitting rights
ऑफ मिनिस्टर्स इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों को बैठने का अधिकार। ठीक है। अब देखिए, मैं बहुत बार आपको बताया हूं कि आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है कि दोनों सदनों में, कल जब महान न्यायवादी पढ़ा रहा था तो वहां भी मैंने बताया था आपको कि मंत्रियों को दोनों सदनों में बैठने का, बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो सदस्य किसी भी हाउस के हो। हाँ, लेकिन वोट वो उसी ही हाउस में करेंगे जिस हाउस के मेंबर हैं। ठीक है। वोट वो किसी और को नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट। तो यहां तक हमको दिक्कत। ये तो कल मतलब बता ही चुके थे आपको कि होम मिनिस्टर का भी एग्जांपल दिए थे कि जैसे अमित शाह जी लोकसभा से सांसद हैं लेकिन राज्यसभा में जाते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा से सांसद हैं लेकिन लोकसभा में जाते हैं, बोलते हैं। तो मंत्री को ये अधिकार है और साथ में महान न्यायवादी को भी अधिकार है। महान न्यायवादी तो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, फिर भी उसको दोनों हाउस में जा करके बैठने का, बोलने का, भाषण देने का अधिकार है। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अब आर्टिकल 89, लेकिन आर्टिकल 89 से शुरू होता है संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। तो हेडिंग बनाएंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी। ओके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अब देखिए संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में अब देखिएगा तो संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो पहला बात तो ये आपको समझना होगा कि पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो देखिए पीठासीन अधिकारी 4 लोग होते हैं, 4 लोग को पीठासीन अधिकारी माना जाता है। लोकसभा में बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है। ये लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। अब देखिए तो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसमें आप देखेंगे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति ये 4 ही लोग होते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। हिंदी में कहते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भी पीठासीन अधिकारी के पद पर है तो वहां पर उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोग वोट तो दिए होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो वोट दिए हैं? आप लोग वोट नहीं दिए हैं जी? हैं? काहे नहीं दिए हैं? अब कहिया बनेगा? शादी के बाद? अब तो बन जाना चाहिए ना जी।
अब सब लोग 18+ हैं, जिसमें दो तीन आदमी हाथ उठाया कि हम दिए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, खाली जनगणना करवा रहे हैं। हाँ? तब तो नैतिक रूप से आप लोगों के लिए के पास सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हमको क्या लेना, सरकार किसी की भी बने, हमारा क्या है? हाँ? वोटर आई कार्ड यही तो एक चीज है कि आपको बताता है कि भाई आप लोकतंत्र में हैं। नहीं मान, देखिए ये तो और आगे हैं जी, नहीं कह रहे कि जहां नहीं बना तो तबे दे दिए थे। हैं? ये भी गलत बात है। हैं? लेकिन ये सब होता है गांव देहात में खूब होता है, खासकर मुखिया उखिया के चुनाव में। हम्म हम्म तो जब वोट देने आप जाते होंगे तो वोटिंग बूथ पर भी एक अधिकारी होता है, आप सुनते होंगे, उसको कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वोटिंग बूथ पर भी एक प्रिजाइडिंग होता है, और उस प्रिजाइडिंग का मतलब होता है पीठासीन। मतलब जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वहां पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, या कुछ भी ये नहीं हो सकता है, सब उसके हिसाब से चलता है। अगर एक बार फोन लगा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह देगा ना कि यहाँ पर दिक्कत हो गया है, तो पूरा फोर्स उतर जाएगा, क्योंकि प्रिजाइडिंग के पास ये पावर होता है। तो सब आदमी सब क्या करता है, प्रिजाइडिंगों को मैनेज कर लेता है। हाँ, प्रिजाइडिंग क्या मैनेज करता है, प्रिजाइडिंग आराम से कहता है, चल भाई 5 बजे बूथ बंद हो जाएगा, बात खत्म, कौन काम है झगड़ा करके जाने का यहाँ से। जाओ भाई आप लोग, दो लोग अपना वो अपना चाय मिठाई खा रहे हैं, 5 बजेगा ईवीएम पैक होगा, चल जाएंगे। लेकिन प्रिजाइडिंग के पास बहुत पावर होता है, अगर वो चाह देगा ना कि हमको यहाँ पर एकदम बढ़िया से चुनाव कराना है तो करा देगा, क्योंकि वो एक फोन कर देगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन को, तुरंत वहां पर ये आ जाएगा। और जनरली प्रिजाइडिंग बनाया जाता है शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनका चुनावी ड्यूटी पड़ता है, उन लोगों को प्रिजाइडिंग बनाया जाता है। तो प्रिजाइडिंग का मतलब ही होता है कि उस वहां पर वो सर्वे सर्वा है। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अंदर कुछ भी होगा तो इनकी मर्जी से होगा, और राज्यसभा में सभापति उपसभापति कुछ भी होगा तो इनके मर्जी से होगा। अब आप देखिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो चैप्टर है वो 88 से शुरू होता है, 89 से, सॉरी 89 से। तो आर्टिकल 89, 90, 91 और 92, ये जो 4 आर्टिकल हैं, इट्स कंप्लीटली रिलेटेड विथ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये 4 अनुच्छेद इन्हीं लोगों के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो खत्म होता है तो इधर 93, 94, 95 और 96, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो क्या है, प्रिजाइडिंग है। ठीक है, अब देखिए आप लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखते होंगे, बीच में एक बड़ा सा चेयर ऐसे लगा रहता है, और उसी के ऊपर अध्यक्ष बैठता है। लोकसभा में अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष बैठता है। सेम चीज राज्यसभा में भी होता है, ऐसे बीच में एक चेयर लगा रहता है, और यहां पर बैठता है सभापति, ये नहीं रहता है तो उपसभापति उस पर बैठता है। ठीक है, अध्यक्ष के दाहिने साइड ये वाला जो रॉ होता है, तो इस दाहिने साइड जो है वो चेयर पर सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं। अध्यक्ष के दाहिने साइड कौन बैठता है, रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है। अब देखते होंगे लोकसभा देखिएगा, राज्यसभा आपको दिखेगा कि जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के लोग इस साइड में बैठते हैं, अभी विपक्ष के लोग इस साइड में बैठते हैं। इधर बैठेंगे विपक्ष के लोग। सेम सीन जो होता है वो कहां होता है, राज्यसभा में भी होता है।
ये जो बीच में एक लंबा चेयर जो लगा रहता है, टेबल, इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, यहां पर भी कुछ लोग रहते हैं। ये सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सब सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो सीधे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कंट्रोल करते हैं, लोकसभा सचिवालय से कनेक्टेड हैं ये लोग। यहां पर आप देखिएगा 2 आदमी खड़ा रहता है, पूरा परंपरागत वेशभूषा पहुंच करके, वो तलवार लेकर के, जो राज दरबार में खड़ा रहता था पहले से, है ना। जब वही सब घोषणा करता है कि सावधान, अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, है ना, यहां पर खड़ा रहता है। और यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जब आते हैं, सब लोग खड़ा हो जाता है, बैठ जाते हैं, सब लोग बैठ जाता है। अब इस सदन के अंदर में कोई आदमी कुछ भी करेगा तो यहां पर बैठा हुआ आदमी से पूछ के करेगा। ये आदमी जिसको मौका देगा वो बोलेगा, और जिसको कह देगा कि अब बैठ जाइए, आपका टाइम खत्म हो, उसको बैठना होगा, और नहीं बैठा तो उसको बाहर कर देगा, बिल में मतलब बाहर करवा देगा, तुरंत उसको निकलवा देगा बाहर। और यही पद पर बैठा हुआ आदमी निलंबित करता है ना। अभी जो 141 सांसदों का जो निलंबन हुआ है वो कौन किया है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया है, क्योंकि अनुशासन भंग कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, विपक्ष हंगामा करते करते वेल में आके खड़ा हो जाता है। वेल का क्या मतलब हुआ कि मतलब एकदम जस्ट बगल में, चेयरमैन के बस बगल में, यहाँ पे एक गली टाइप का जगह होता है, वहां पे आके लोग लगेगा हल्ला करने, तो सीधे क्या कह देगा, यहां से निकलिए, यहाँ पर आपको हंगामा हल्ला करने का जरूरत नहीं है। लोग मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो सीधे कह देगा कि संसद की कार्यवाही स्थगित की जाती है, अपने उठ के चल जाएगा, आप करते रहिए हंगामा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए सदन के अंदर में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे ज्यादा पावर इसके पास यहां पर होता है। हाँ, इनका रोल ये है कि संसद में जितना कार्यवाही होता है सब ये लोग रिकॉर्ड करता है, सबका मेंट। इसलिए आप सुनते हैं कभी कभी कोई आदमी कुछ गलत बात बोल देता है तो विपक्ष या सत्ता पक्ष कहता है अध्यक्ष से या सभापति से कि कृपया इस चीज को रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए, या अध्यक्ष ही कह देते हैं कि ये जो आपने कहा ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रहेगा, मतलब वो कार्यवाही में अब उसको रिकॉर्ड में नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है। और दोनों हाउस का अपना अपना सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा का भी सचिवालय होता है और राज्यसभा का भी सचिवालय होता है ना। दोनों का अपना अपना सचिवालय होता है और दोनों का महासचिव भी होता है। फिर जो महासचिव होता है वो आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो यहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, इन लोग उसी के गाइड में काम करते हैं, है ना। यही लोग सारा प्रपोजल बना के देता है कि कौन सा बिल कब पेश होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये सभी लोग के माध्यम से यहाँ जाता है। सरकार तो अपना कह देती है कि हमको ऐसे करना है, बस बाकी सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम इन्हीं लोग का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। सारा रिकॉर्ड डिलीट क्यों होगा? सारा सेशन ना खत्म हो गया, रिकॉर्ड क्यों खत्म होगा? क्लास ना खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का खत्म होगा? ये रहेगा तो रहेगा ना बाद में हमको दिखाने के लिए, संस्था को दिखाने के लिए कि भाई क्लास हुआ है, इस दिन ऐसे हुआ था, नहीं हुआ था। कहीं आप आके क्लेम कर दिए हमारा फीस ले लो, हमारा ना पढ़ लो, तो दिखाने को रहेगा ना भाई। सब नेहरू जी से लेके अभी तक के सारा रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, सब रिकॉर्ड है। अब ना पता चलता है कि कब कौन सा बिल आया था, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता है कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था? उसका रिकॉर्ड है, चीजें संविधान में है, संविधान। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? नया सदन वन भी घूम सकते हैं आप। हाँ, पास चाहिए। अब ऐसे थोड़ा ना, अब चिड़िया खाना थोड़ी है कि जाकर ट्रेन घूम लिए हैं। उसको जा सकते हैं अभी, लेकिन अब थोड़ा संसद सतर्क हो गया है। अभी इधर जो कांड हुआ है, दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ सब कांड किया है, गया था घूमने के लिए,
अपने क्षेत्र के सांसद से लेटर पैड पर परमिशन लेके गया था, तो बैठा जाके हंगामा कर दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आम आदमी को। अभी थोड़ा सा सेंसिटिव माहौल चल रहा है कि भाई अब मान ली कौन गया आम आदमी, अब बम लेके चल गया, दिक्कत हो जाएगा। वो तो कहिए कि भाई वो सब रंग लेके गया था, रंग उड़ाया था, अगर बम लेके गया होता है, है? बिल्कुल कुछ भी लेके जा सकता था ना, तो अच्छा है कि मतलब नहीं लेके गया कुछ, तो कितना बड़ा आप सोचिए कि दुर्घटना घटता है ना। हाँ, डिटेक्टर में वो आ नहीं पाया, तो लेकिन अभी तो सरकार को समझना पड़ेगा कि भाई इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप समझते हैं एक के बार सब साफ, अगे मैया हाय, बाप रे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, सब राजनीति खत्म है, है? सब राजनीति खत्म एक के बार में। ये तो ऐसा ही प्लान किया था वो अफजल गुरु, वो तो कहिए कि हमारे देश के जवान, हमारे जो वो तो पूरा एकदम ले ले घुस गया था पूरा अपना सिपाही सबको अपने, है ना। वो तो कहिए कि हमारे जवान थे जो बचा लिया सब नेता लोगों को, है ना, अपनी बलिदान देकर के जवानों ने बचा लिया। तो आए लड़ने लगता है, नेता लोग पहले भागता है, वो लोग ज्यादा इस सब चक्कर में नहीं पड़ता है ना। ये राष्ट्रीय आंदोलन वाले नेता नहीं है ये लोग, है ना। जहां देखा कि पटाखा फूटा बस बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाएगा, है ना। वो हमारे जवान हैं जो बेचारे लड़ते हैं, इतनी मिनिमम सैलरी पर अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो देश प्रेम की भाव है उनके अंदर में, पैसा का भाव नहीं है केवल, क्योंकि पैसा तो इन लोग को ज्यादा मिलता है, लेकिन जो देश का जवान है, जो देश की पुलिस है, उसको ये पता है कि भाई हमको इसीलिए रखा गया है, हमको सैलरी इसीलिए आती है कि हम अपने सामने जनता को कोई दिक्कत न होने दे। उस बात को बहुत अच्छा से समझता है, उसको लागू करता है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये पूरा जो पार्ट है हम लोग पहले यह देखेंगे, तो अब हेडिंग बनाएंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब देखिए, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 89 में, आर्टिकल 9 लिखेंगे तो उसमें यही बात लिखा हुआ है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति लिखा हुआ है आर्टिकल 89 में। ठीक है, इसमें लिख लेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex officio chairman of the Rajya Sabha and deputy chairman of राज्य सभा। तो डिप्टी चेयरमैन का होता है, तो आगे लिख लेंगे। अब देखिए, सभापति के बारे में तो कोई ज्यादा बात आपको बताने की जरूरत है नहीं, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति आप पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे चुनाव होता है, किस प्रकार से। यहां बस इतने बात ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, एक्स ऑफिशियो पद है, पदेन पद है। जो आदमी उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया, वो आदमी स्वतः अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट,
लिखेंगे और उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स इन ऑन हाउस, यानी कि राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपसभापति बनेगा और उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सभापति कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़े हुए हैं आप पहले से सब चीज। मेन मुद्दा है उपसभापति का। तो उपसभापति का चुनाव किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि सभापति कभी नहीं रहे, अब सभापति तो उपराष्ट्रपति ना है, तो मान लीजिए कभी राष्ट्रपति का पद ही खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति चल जाएगा राष्ट्रपति का पद संभालने। अब यहाँ पे काम कौन देखेगा? इसलिए जरूरी था कि एक स्टेपनी रखा जाए। स्टेपनी समझते हैं ना? गाड़ी उड़ी में आप देखते होंगे आदमी को टायर एक्स्ट्रा रखता है, वो चक्का रखता है, कहीं रास्ता में पंचर मार दे लो, कहीं कोनो मिस्त्री ना, तो बनेगा कैसे? तो तुरंत उसको निकालिए, उसको कसिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर जगह आपको मिलेगा नहीं ना। तो ये ऊप जिसके साथ भी लगे वो स्टेपनी होता है ना? वो स्टेपनी का काम करेगा, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अचानक से कभी वैक्यूम होगा, अचानक से कभी खालीपन आएगा, सुनापन आएगा, तो क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। ऐसा ही है, आदमी सब अपने लाइफ में दोस्त सबको रखता है। दोस्त से जनरली मिलता नहीं है, दोस्त से नहीं बताता है जी, दोस्त तो है, दोस्त है बेचारा, ठीक है, उसको बना कर रखेगा क्या? स्टेपनी। दोस्त है, और दोस्त अच्छे होते भी हैं बेचारे, उनको आप कॉल करिए नहीं करिए, संबंध पुरातन अवस्था में बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी जगह तो आप रेगुलर फोन करते हैं, और वहीं से कभी कभी कोई दिक्कत हो जाता है, अब आपको लगता है ले अब क्या करें, अब आ गया वैक्यूम, तो तुरंत अब याद पड़ता है दोस्त का, फोन लगाओ भाई, आओ यार आज तुम मेरे साथ घूमते हैं, है ना? अब उसके साथ घूमिएगा, थोड़ा मन हल्का होगा, तो फिर आइएगा, अब फिर मैसेज करिएगा, सॉरी गलती हो गया था, उधर दिमाग वो हल्का कर दिया, वो इन्हें तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो बेचारा हल्का किया, फिर करके आप उसी पुरातन अवस्था में पहुंच जाइएगा। तो दोस्त का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ के अंदर में। बीच बीच में आपको बूस्टर डोज जो है वो वही देता है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, संबंधों के द्वारा। कहीं पर भी अगर आप डिस्टर्ब हुए, तो उस बीच में आपको अगर कोई सपोर्टिव सिस्टम आपके बीच है, तो कौन है? आपका फ्रेंड है। वो है कि वो समझे ना समझे आपकी बात को, लेकिन आपको जॉली जरूर कर देगा, है ना? ऐसी ऐसी बातें करेगा आपके साथ। आप दुख का बात करिएगा तब वो मजाक करेगा, आप खुशी का बात करिएगा तब भी मजाक करेगा, आपका कोई बात उस सीरियस से नहीं लेगा। ऐसे में थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे? आप नॉर्मल हो जाएंगे। और अन्य संबंध सब में क्या होता है कि एक बार आप कुछ बोल दिए अलर बलर, तो सामने वाला आदमी इतना ना आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप तो भाई उसको मतलब एकदम चांद तारा बना कर रखे हुए हैं, तो चांद तारा को आप ऐसे ही कुछ बोल दीजिएगा तो भाई उसको दिक्कत तो होगी। और दिक्कत होगा तो आप तो एगो बात बोले, उधर से बोलेगा 100 गो बात। अब 100 गो बात से आपका दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आपको लगेगा यार गलती से बोल दिए थे। कोई विकल्प नहीं, फिर दोस्त याद आएगा। दोस्त लाइफ में होना ही चाहिए। ईमानदार दोस्त 2-3 लाइफ में अगर होते हैं तो आपके लाइफ को बड़ा इजी बना देते हैं, है ना? और उनको पता है कि ये हमको अगर फोन कर दिया इसका मतलब कोई कांड हुआ है इसके साथ। ऐसे तो फोन करने का फुर्सत है नहीं इसके पास, क्यों फोन करेगा? ऐसे तो अपने
संबंधों के अंदर में बिजी है, तो ये सब चीज जो है सो चलता रहता है। तो हर लाइफ में एक दो स्टेपनी सबको रखना होता है। स्टेपनी यहाँ मतलब निगेटिव नहीं है, स्टेपनी का मतलब है सपोर्टिव सिस्टम, है ना, जो आपको सपोर्ट करता हो आपके बुरे परिस्थितियों में। समय खराब है, दिक्कत में है आप, तो ऐसे सिचुएशन में आपको नॉर्मल कर देता है, आपको हल्का कर देता है, आपको एनर्जेटिक बना देता है, वो आपका दोस्त। दोस्त ही ऐसा काम कर सकता है। बाकी लोग आपको प्रेशर में ला सकते हैं, दोस्त प्रेशर में नहीं लाता है। अब प्रेशर में अगर ला रहा है तो फिर वो दोस्त नहीं है, क्योंकि मामला तो शुरू होता है दोस्ती से ना पहले, है कि नहीं। और दोस्ती से शुरू करके सब कहाँ पहुंच जाता है, गलत जगह पर। और वहां से प्रेशर जनरेट, जब तक आप दोस्त हैं कोई दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप फ्रेंड है तो फ्रेंड को फ्रेंड से कोई उम्मीदें नहीं होता है, और फ्रेंड जानता है कि हमको दिक्कत करेगा, इसलिए अगर दिक्कत कर दिया ना, अब बोलता है यार हमको तो पता था कि इसे करने वाला है। लेकिन वही जब दोस्ती से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आप, तो मैटर क्या हो गया, अब आपने खुद ही मैटर को फंसा दिया। और जब मैटर फंस गया ना, तो अब वहां से मेंटल रिलीफ नहीं मिलेगा, अब मेंटल स्ट्रेस मिलेगा और मानसिक दबाव मिलेगा। वो पहले स्टार्टिंग 1-2 महीने में भले ना मिले, तीसरे चौथे महीने में तो मिलना निश्चित है आपको। इसलिए अच्छा है कि दोस्त से दोस्ती बना करके रखें, वो रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए स्टेपनी यहां पर भी है, स्टेपनी यहां पर भी है, उपाध्यक्ष। ये बात हमारे संविधान सभा के लोग भी समझते थे कि स्टेपनी रखना कितना जरूरी है। नहीं रखेंगे तो एक के बार जब वैक्यूम आएगा तो आदमी पागल ना हो जाएगा जी। अब दिन दिन भर बतियाने का आदत है, रात रात भर, अचानक से बतियाने लग कोई नहीं, अब क्या होगा, अब दिमाग आपका पागल होबे करेगा। ऐसे में एक दोस्त होगा तो कम से कम 2-3 घंटा टाइम खींच देगा तो खींच देगा तो क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, आप थोड़ा फोकस हो जाइएगा, ये रहिएगा। है दोस्त, एक दिन दोस्त तो हमेशा रहता है जी। उसके बाद खुद ही समझाएगा कि सुनो भाई, ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है तो तुम हमको इंगेज मत करो, तुम किसी और को इंगेज करो, है ना। तो दूसरा वो एडवाइस वही दे देता है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देता है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल के दे देगा। इसलिए दोस्त या जो स्टेपनी है वो हमेशा जरूरी रहता है। वैक्यूम के कंडीशन में स्टेपनी आपको काम देता है, वो चाहे उप कप्तान हो, उपराष्ट्रपति हो, उपसभापति हो, उपाध्यक्ष हो, उप मुख्यमंत्री हो। अब देख लीजिए बिहार में फिर ड्रामा होने वाला है, 2-4 दिन में ड्रामा आपको दिख जाएगा, 2-4 दिन में पूरा स्थिति बिहार का बदलने वाला है। क्या हो रहा है समझ रहे हैं, मतलब कब कौन कहां जाएगा कोई नहीं जान रहा है। तो इसमें बेचारे ठगे कौन जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री लोग हैं। नीतीश जी उप मुख्यमंत्री का सहारा दे देते हैं, लो भाई बना देंगे, अब बने रहिए उनके स्टेपनी। वो कहियो जंप कर जाएंगे, और जंप करके कहां चल जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो फिर आप उप मुख्यमंत्री से विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन कर देते हैं। इसलिए स्टेपनी के बिना काम चलबे नहीं करेगा। अब है कि आपको ये देखना है कि आप किसी के स्टेपनी बनना चाहते हैं या परमानेंट आदमी बनना चाहते हैं, है ना। कैबिनेट मिलेगा तो बन जाएंगे। खैर, तो सभापति और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के 10 आपस में से ही करते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के कार्य, वर्क ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या लिखे लाइन प्रति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के कार्य, ठीक है, ओके। तो पहले लिखेंगे राज्यसभा को उचित तरीके से संचालित करना
राज्यसभा को उचित तरीके से संचालित करना राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रमुख कार्य होता है। राज्यसभा को उचित रूप से संचालित करना राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द chairman of Rajya Sabha and deputy chairman of Rajya Sabha, most important work of chairman of the Rajya Sabha and deputy chairman of Rajya Sabha is the steering the Rajya Sabha work, steering the Rajya Sabha work with constitutional process, ठीक है। राज्यसभा को उचित तरीके से या संवैधानिक तरीके से संचालित करने का काम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का है, ठीक है। ये लोग उसी तरीके से क्या करते हैं, स्टेयर करते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके कार्यों को हम अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि इनका कैटेगरी क्या क्या है, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि इनका कार्य कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। फिर देखेंगे लोकसभा के साथ तुलना करके कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या चीज है। ध्यान रखेंगे कि ये चारों आर्टिकल राज्यसभा से संबंधित है, मतलब राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से, और ये चारों आर्टिकल लोकसभा के पीठासीन अधिकारी से, यानी कि 89 से 92 तक राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी और 93 से 96 तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। क्लियर है? इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जी।